अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्तरी साहब और इम्तियाज़ कुल साहब। नाज़रीन, कल 9 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी के मकाम पर एक बड़ा इज्तिमा करने का इरादा रखती है, जिसके लिए तैयारियां कहां तक पहुंची हैं ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इज्तिमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्तरका तौर पर बहैसियत सूबा एक करारदाद पास करवाना चाहती है और एक करारदाद पेश की जाएगी। इस करारदाद की अहमियत क्या होगी, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा कैसा होगा, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई कल क्या हिकमत अमली पेश करेगी और आगे का लाहे अमल उनका क्या होगा। सलमान साहब, अगर तो बानी का ये मानना है कि आगे बढ़ना है तो उसके लिए एहतजाज बहुत ज़रूरी है और फैसले सड़कों पर होने हैं, तो फिर कल जो हिकमत अमली सामने आनी है उसमें कौन कौन से ऑप्शन ज़ेर गौर हैं? क्या धरने का इरादा है या फिर कोई बड़ी अवामी क़ुव्वत लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा? देखें, ये सियासी हालात में जो एहतजाज है, ये एहतजाज का अमल बड़ा संजीदा अमल होता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तंजीमी और सियासी क़ुव्वत को देखती हैं और फिर ऑप्शंस जो है वो फाइनल किए जाते हैं कि बरलावार होगा, एहतजाजी जलसों तक महदूद होगा ये मुलगिर बुनियादों पर होगा। ये बात है कि तहरीक इंसाफ की असल पहचान एक जारहाना तर्ज अमल और एहतजाज ही रहा है, लेकिन क्या वजह है कि वो एहतजाज मुलगिर बुनियादों पे नहीं हो पा रहा, वो एहतजाज नतीजा खेज़ नहीं हो पा रहा। और ख़ास तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के मौका पर जब बानी पीटीआई मुसलसल अपने मिलने वालों से ये कहते नज़र आ रहे थे कि इसका रास्ता रोकना है, इस पे असरअंदाज होना है, तो क्या वजह है कि पार्टी की जो जेल से बाहर लीडरशिप है वो इस पर असरअंदाज ना हो पाई, बल्कि उन्होंने उस 26वीं आइनी तरमीम के लिए जो मुशावरती अमल था, जो मुशावरती इजलास थे, उसमें शिरकत की। 10 इजलासों में उन्होंने शिरकत की और बिल आखिर वो ये कहते नजर आए मौलाना फजलुर रहमान के साथ कि जी हमें इससे किसी हद तक इत्तफाक तो ज़रूर है लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन अब उन्हें जो तवक्कुआत अपनी पार्टी से हैं और आवाम से हैं, क्या वो तवक्कुआत पूरी होंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये आखिरी कॉल होगी जो देखें, बात यह कि मैं नहीं समझता कि ये आखिरी कॉल है। कल इस वक्त जलसा हो चुका होगा। सवाबी के जलसे का ऐलान पार्टी की लीडरशिप ने नहीं था किया, ये चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ने किया और अली अमीन गंडापुर मुसलसल कालें देते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उनका तो इरादा लग रहा है शायद 1-2 दिन बैठे वहां पे। देखें, आप मेरा जवाब पहले सुन लें कि बात यह कि वो सवाबी का जलसा जिस अंदाज में चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा कह रहे थे कि कफन बांध के आना है, वापस नहीं जाना, अब उसमें वो तलखी और तनाव नजर नहीं आ रहा। अब वो जिस सतह पे एहतजाज करना चाह रहे थे वो, और आप देखें कि बानी पीटीआई ने 2 रोज़ पहले अपने अरकान असम्बली को वार्निंग दी है कि जो भी अरकान असम्बली या पार्टी ज़िम्मेदारान एहतजाज में शामिल नहीं होंगे उनका पार्टी में कोई मुकाम नहीं है। तो बात ये मुझे लगता है कि जो जेल में बैठी लीडरशिप है उसे सियासी हालात का और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं है, इसलिए कि मुसलसल एहतजाजी अमल से उनके कारकुन थक चुके हैं, उनके अरकान असम्बली कन्फ्यूज से 2-4 हैं। और मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि एक मुलगिर पार्टी जिसे पाकिस्तान के 4 सूबों से वोट मिले हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, क्या वजह है कि वो मुसलसल सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक ये एहतजाज करते नजर आ रहे हैं? और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, कराची में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? हुकूमती सतह पर बहुत से इख्तिलाफात हैं। और ये ठीक कहा आपने कि देखिए, बात ये कि पार्टी के अंदर एक यकसुई और संजीदगी तब आती है जब मुशावरती अमल हो। चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ऐलान कर रहे हैं लेकिन पार्टी लीडरशिप को पता नहीं है। पार्टी लीडरशिप की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ और मुझे वो तहरीक नजर नहीं आ रही। आपको तैयारी नजर आ रही है कल के इज्तिमा की? मुझे नहीं लगता जी कि जिस एहतजाज का ऐलान एक हफ्ता पहले जिस शदोमत से चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा कर रहे थे, मुझे नहीं लगता। और वो जो आपने रेजोल्यूशन की पास किया, रेजोल्यूशन में बता देता हूँ क्या होगा। रेजोल्यूशन में ये कहेंगे जी हालात बड़े तशवीशनाक हैं, हुकूमत को गिराना है, वो एक डेट दे देंगे कि इस डेट तक बानी पीटीआई की राय अमल में आनी चाहिए। अच्छा। क्या हुकूमत, देखें बात ये कि ये सारी कानून साजी जो हुई है इसके नतीजे में जो पीटीआई की एहतजाजी कैफियत है वो तो सलब हुई है, इसमें हुकूमत जो है मजबूत हुई है। मेरा नहीं ख्याल एहतजाज वही कारगर और नतीजा खेज होता है जो वक्त पे हो और जिसमें पार्टी के अंदर यकसुई और संजीदगी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, कल कहा जा रहा है कि बहैसियत सूबा एक करारदाद भी पास की जाएगी उसी मकाम पर, क्या उस करारदाद की कोई अहमियत होगी? देखिए, करारदाद की उतनी अहमियत होगी जितने किसी सियासी जमात के जलसे की होती है। तो सियासी जमात अपने जलसे में जो मर्जी करारदादें पास करे,
تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی یکسوئی نہیں ہے کہ اسٹریٹجی کون سی بنانی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے یا کوئی احتجاج کرنا. پھر احتجاج کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، کون سا طریقہ آپ اپنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے پارٹی میں ایک کنسنسس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ احتجاج کے تو بہت سے طریقے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے واقعی حکومت کو گرانے کا احتجاج ہے تو اس کے لیے اور پارٹیوں کی سپورٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ اور پارٹیوں کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی. اور ابھی ان میں بھی یکسوئی نہیں ہے کہ کل جلسہ تو ہو جائے گا، اچھا جلسہ ہو جائے گا، تقریریں بھی ہو جائیں گی، قراردادیں بھی پاس ہو جائیں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پورے پاکستان سے لوگ آپ کو وہاں آتے ہوئے دکھائی دے اور رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ ایک دن بیٹھ بھی جائیں. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آگے آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح یہ چلانا ہے. اس کے لیے پارٹی میں پہلے ایک تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تھنکنگ میں جو کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو پھر آپ پبلک کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ کوئی تھنکنگ ہوئی ہے. ہمارا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر ڈفرینسز موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسرا راستہ ہے ڈائیلاگ کا، مجھے تو ڈائیلاگ میں بھی کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ڈائیلاگ تو کس سے کرنا ہے اور ان کی نیت کیا ہے وہ تو ہمیں آثار نظر نہیں آتے. کیونکہ ڈائیلاگ سے پہلے خاص ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے جس میں کہ ڈائیلاگ ممکن ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں اس وقت نہ بڑے احتجاج کا ماحول نظر آتا ہے، نہ ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ ڈائیلاگ میں 3 پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کسی ڈائیلاگ کے اس وقت ہمیں کم از کم ان کے بیان سے ایکشن سے ڈائیلاگ سے بھی نہیں حل ہونا، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہونا ہے؟ مسئلہ تو اللہ ہی حل کرائے گا. جو ہے پاکستان کے اندر جو ہماری سیاست کا حال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ شارٹ ٹرم سوچتی ہے کہ آج ہم نے کنٹرول کر لیا، 26ویں ترمیم پاس کر لی، مرضی کے اس کے بعد قوانین 6 قسم کے قوانین پاس کرا لیے اور یہ اس سے ان کے فوری طور پہ تو مسئلے حل ہو گئے. لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیے اگر آپ نے اقتدار کو محفوظ کرنا ہے تو قانون سازی سے اقتدار محفوظ نہیں ہوتا. ماضی کے تجربے پاکستان کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو. ہم نے 97 میں اور 98 میں اور 99 میں دیکھا ہے، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو ڈسمس کر دو، اس کو انسٹال کر دو. الٹیمیٹلی نواز شریف خود ہی ڈسمس ہو گئے. تو یہ اس قسم کی چیزیں اگر آپ نے جو ہے کامیابی حاصل کرنی ہے تو عوام کے مسائل کو ایڈریس کیجئے، عوام کی مشکلات کو کم کیجئے. اور پاکستان کے اندر سیاست میں جو اس وقت ایک سٹیل میٹ ہے، ایک سٹیگنیشن ہے اور ایک خوف کی فضا ہے. آپ نے کہا کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا؟ پنجاب میں جتنا آپریشن استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے اندر وہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو. جو ہے نا ریاستی قوت کا جو استعمال ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی اور اب بھی. تو اس لیے کسی کو خوف کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں ہوتا. اور حکومت کی سیکیورٹی عوام میں خوف پیدا کرنے سے نہیں ہے، بلکہ عوام کے اندر اس پہ اعتماد کی بنیاد پہ حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں. تو لہٰذا حکومت میرے نزدیک اتنی ہی غیر محفوظ ہے جتنی اس وقت اپوزیشن ہماری غیر محفوظ ہے. اور ہر طرف جو چیزیں غیر محفوظ ہوں تو بچارے پستے کون ہیں؟ عوام، غریب عوام، نوکری ڈھونڈنے والے عوام، ایڈریس نہیں کیا جا رہا. حصول اقتدار کے لیے ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے اور سڑکوں پر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ کل ایک فائنل کال دی جا سکے ان کی جانب سے؟ فائنل کال دی بھی جائے تو اس سے ہوگا کیا کہ ماضی میں بھی انہوں نے کال دی ہیں، ماضی میں بھی احتجاج ہوئے ہیں، ماضی میں بھی وہ سڑکوں پہ آئے ہیں، ماضی میں بھی وہ اسلام آباد کی طرف چلے ہیں، لاہور کی طرف چلے ہیں. وہ صبح تو ان کی وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے. احتجاج کی کامیابی کے لیے جو لازمی عناصر ہیں وہ اس وقت مجھے پی ٹی آئی کے حق میں موجود نظر نہیں آتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی قابل عمل حکمت عملی اور جس کو کہ سسٹین کیا جا سکے، کہ جس کو چلایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے
کہ اس کو صرف ایک صوبے میں نہیں اور چند شہروں میں نہیں بلکہ وہ ایک ملک گیر احتجاج ہو. دوسری بات کہ عوام کے سب طبقے ان کے ساتھ ہوں، کہ یہاں پہ اگر آپ پاکستان کی طبقاتی اور سیاسی تقسیم کو دیکھیں تو کون سے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے علاوہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ بھی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. کوئی واضح کوئی نظریات ایسے نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے، لوگوں میں ہلچل مچاتے تھے اور ایک گرمی پیدا ہوتی تھی، حرارت پیدا ہوتی تھی کہ ہم نے ملک میں ایک بہت بڑی انقلاب لے اس آنا کی ہے، کیا بہت وجہ بڑی ہے تبدیلی لے رسول آنی بکری ہے. صاحب؟ کیوں وہ نہیں وہ عوام یہ بھی تو کا ایک عدم وابستگی دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی کال سے؟ وہ صرف تحریک انصاف پہ نہیں ہے بلکہ وہ ساری سیاسی جماعتوں پہ ہے، سیاست پہ ہے اور پاکستان کے تمام سیاسی اداروں پہ ہے اور ریاستی اداروں پہ ہے. اعتماد ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ تحریک انصاف کو بھی تو ووٹ دے چکے ہیں اور اقتدار میں لا چکے ہیں. آزما چکے ہیں. اقتدار کے دوران جو کچھ ہوا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو کارکردگی تھی اس سے لوگ بہت خوش تھے. یہ بات کہ جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد میرا خیال ہے تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن وہ اضافہ ان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ جن لوگوں کو جس طریقے سے اقتدار میں لایا گیا تھا، جو حکومت بنی تھی عبوری حکومت اور پھر اس کے بعد کے انتخابات اور جو کچھ میں ہوا اس کی وجہ سے میرے خیال میں لوگ اور جو حکومت کی کارکردگی ہے تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف میں وہ تنظیمی صلاحیت بھی ہے کہ دیکھیں 3-4 تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک تحریک جو ہم نے دیکھی جو بڑی کامیاب طریقے سے چلی تھی وہ PNA کی تحریک تھی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف. اس میں بنیادی کردار جماعت اسلامی کا تھا کہ کوئی شہر نہیں تھا، کوئی گاؤں نہیں تھا، کوئی قریہ نہیں تھا جہاں پہ کہ اسلامی جمعیت طلباء کے نوجوان موجود نہیں تھے. وہ متحرک تھے، وہی گولیاں کھا رہے تھے، وہی لوگ سڑکوں پہ روزانہ نکلتے تھے. ایک منظم جماعت ان کے ساتھ تھی. تحریک انصاف میں ہمیں عہدیدار تو نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تنظیم نہیں، وہ متحرک کارکن نہیں ہے. جلسوں میں بھی آ جاتے ہیں، آ بھی جائیں گے، نعرے بھی ماریں گے، موٹر سائیکلوں کو بھی چڑھیں گے، لیکن ان کی نہ تربیت ہے اور نہ تنظیم میں کوئی اس قسم کا نظم و نسق ہے جو ایک بڑی تحریک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ایک بات ہے کہ تحریک انصاف نے اس حکومت اور ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، وہ اس کے 2 رخ ہیں. ایک رخ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اتحاد کا حصہ ہیں اور وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے جو ملک کے اندر موجود ہے. دوسری جانب سے تحریک انصاف ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انقلابی جماعت نہیں ہے جو کہ ہم نے انقلابات دنیا میں دیکھے ہیں. تو اس لیے یہ تضاد تو واضح ہے لیکن اس تضاد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے کوئی واضح طور پر نکلتا ہے. میں اب وہ دم ہم نظر نہیں آ رہا کہ وہ عوام میں اپنے کارکنان میں وہ تحریک پیدا کر سکیں جو کہ صلاحیت ہمیں پہلے دکھائی دیتی تھی کہ ایک کال پر ہجوم امناڈا تھا. آپ سے جانا چاہوں گی امتیاز کل صاحب، حکومت کے خاتمے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، بانی کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ عوامی ایشوز کو تو وہ ایڈریس نہیں کر رہے. اگر ان مقاصد کے لیے وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں تو یہ کتنا نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیے اس وقت یہ احتجاج کرنا مجھے اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ پارٹی جیسے آپ شروع میں کہا گیا کہ وہ یکسوئی کا شکار نہیں ہے. اس میں آپ کا مرکزی رہنما جو ہے وہ اگر جیل میں ہے، اس سے ملاقاتوں پہ پابندی ہو تو پارٹی کا یہی حشر ہونا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر پھر ایک تقسیم پیدا ہوئی ہے. ابھی تو ایسے ایسے یہ بھی اس شک کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جیسے افراد کو پارٹی کو مزید بدنام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے عوام 3 مرتبہ PTI کو بہت اچھے طریقے سے ووٹ دے چکے ہیں. وہاں پہ احتجاجی جلسہ کرنا، وہاں پہ دھرنا دینے کا مجھے کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا ہے. لہٰذا یہ جو صوابی میں ہو، پشاور میں ہو، آپ کیا کریں گے؟ 1 دن 2 دن بیٹھ کے اور شور شرابہ کر کے وہاں پہ آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں کیونکہ آپ کی اپنی حکومت ہے. جہاں پہ ان کی حکومت نہیں تھی ان کو روکنے کے لیے 1500 کنٹینر مختلف مواقع پہ استعمال کیے گئے، لاہور میں، اسلام آباد میں.
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم احتجاج کا نہیں ہے. پارٹی کے پاس اتنی بڑی اکثریت ہے پارلیمان کے اندر, اس کو مؤثر طریقے سے اپوزیشن پارٹی کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے. اس قسم کے احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے, بجائے اس کے کہ لیکن خود امتیاز پارٹی صاحب مزید اگر بدنام ہوتی ہے. جیل کیونکہ میں جب بیٹھا بھی شخص سے کہے گا کہ آگے بڑھنے کے لیے احتجاج ضروری ہے تو پھر پارٹی کیا کرے گی؟ پارٹی کو میرا خیال ہے اس کا جواب دینا چاہیے. یہ بالکل آنکھ کان دماغ بند کر کے اس رہنما کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں. پارٹی کے رہنما کو تو باہر کی دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو لہٰذا یہ جو آنکھ کان اور دماغ بند کر کے فالو کرنے والی بات ہے, تو بھیڑ بکریوں کی طرح تو نہیں ہے. یہ تمام رہنما بڑے بڑے نامی وکیل ہیں اس پارٹی میں, ان کو کہنا چاہیے کہ احتجاج بلا شبہ سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے, لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے پارٹی بدنام زیادہ ہوئی ہے. پارٹی کا کئی ورکر بدزن ضرور ہوئے ہیں, اس لیے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بزنسز کا. جہاں احتجاج ہونا ہوتا ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ ہوٹل ہیں, چاہے سروسز ہیں, دکاندار ہیں, سب کا کاروبار اس سے متاثر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پارٹی کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹی کو بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی اس حوالے سے. ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں احتجاج کے حوالے سے یہ ٹائم درست نہیں ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار وائٹ ہاؤس کے مکین بننے جا رہے ہیں, تو ٹرمپ کی کامیابی کے پاکستان پر اثرات اور پی ٹی آئی نے جو توقعات وابستہ کی ہیں یہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہیں, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دوسری بار ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے مکین بننے والے ہیں, جس پر انہیں مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے ایک مخصوص پارٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب ان کی جانب سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ ٹرمپ امریکہ نے نکالا تھا اور امریکہ ہی نکالے گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ اور ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس کے پاکستان پہ اثرات تو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن دنیا پر اس کے اثرات کیا ہوں گے ایسے موقع پر جب کچھ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, اور ٹرمپ نے ہمیشہ بات کی ہے کہ میں کسی جنگ کا حصہ نہیں کی, کوئی جنگ میں نے شروع نہیں کی, لیکن میں جنگ ختم کرنے میں کردار ادا کروں گا. تو عالمی جنگوں کا مستقبل ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے سلمان صاحب, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں بڑے متحرک ہیں اس معاملے میں, اور ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچ جائیں گے اس کے بعد کچھ ملاقاتیں بھی وہ کریں گے اور رہائی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. تو کیا امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے اندرونی معاملات پر؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جس گرم جوشی سے یہاں پر بحث شروع ہے وہاں تو اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. ابھی 2-2.5 ماہ بعد وہاں پر ٹرانسفر پاور ہونا ہے. جہاں تک پاکستان سے تعلقات کی بات ہے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. ایک وقت میں دہشت گردی کی عالمی جنگ تھی, ہم فرنٹ لائن کنٹری تھے, ہم نے رزلٹس فراہم کیے, لیکن امریکہ کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اس کا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہم نہیں ہیں, وہ انڈیا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو متاثر ہوئے ہیں وہ اس وقت ہوئے جب افغانستان سے اتحادی فوجوں کا انخلا ہوا. پھر شاید انہیں ہماری ضرورت نہیں رہی. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی تھی پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں, ہم اپنے مفاد میں سب کے ساتھ مل کے چلیں گے. اب آ جائیں بات کہ جی آپ اگر پی ٹی آئی والوں نے کوئی توقع ظاہر کی ہے تو پی ٹی آئی اس سے پہلے بھی توقع ظاہر کرتی رہی ہے. ان کی وہاں پر لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں, بڑا انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا استعمال کیا ہے. انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کروائی تھی, اس کا تو اثر نہیں ہوا. البتہ وہ جو زلفی بخاری کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ بات درست ہے کہ زلفی بخاری کے ان کے اس داماد سے ضرور تعلقات ہیں جو داماد خود ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ رہا ہے, اور آنے والی جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو. اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت ہے ایک بیان. وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیان دے دیں, اور بات یہ کہ جو ریپبلکنز ایک بیان اگر آ جاتا ہے, مفروضے پر بات کر لیتے ہیں, تو پاکستان کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم پریشر میں آ پہلے جائیں ایک گے؟ بیان کی مجھے قیمت بتائیں آپ.
नहीं, कीमत तो आप बताएंगे। डॉलर्स आप लगाते हैं? देखिए बात ये है कि वो बयान भी दे देंगे, रिपब्लिकन्स की अपनी एक तारीख है, वो किसी मुल्क के मामलात के मुदाखलत के साथ उनकी अदालती फैसलों पे भी असरअंदाज नहीं होते। और बात ये कि क्या ट्रंप साहब जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी वो सबसे पहले पूछेंगे कि ज़रा मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर ज़रा मेरी कॉल करवाएं ताकि मैं उन्हें कहूँ कि जी इनको रहा कर दें। वो इतने बड़े इश्यूज़ हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर। देखें लास्ट वीक जब आप यहाँ पर बात कर रही थी, मैंने आपको क्या कहा था कि अमेरिका के अंदर खुद तकसीम है, अमेरिका में तनाव है, टकराव है, एक शदीद महंगाई की सूरत हाल है, वो इतने सारे इश्यूज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी प्रायोरिटी में ये काम किस मरले पे होगा। अगर हो भी जाएगा तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो प्रेशर में आएगी। जिनकी गहरी नजर आई है हमेशा ऐसे मामलों पर। डॉक्टर साहब, अमेरिका की तरजीहात में पाकिस्तान कहाँ है? देखिए पाकिस्तान जो है वो अब काफ़ी नीचे आ गया है तरजीहात के अंदर, क्योंकि एक तो वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद अब अमेरिका का इस इलाके में वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट नहीं रहा है जो माजी में रहा है, और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो एशिया पैसिफिक और चाइना को कंट्रोल करने में, कम से कम पीछे थोड़ा सा धकेलने में, उस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। और इन दोनों कामों में पाकिस्तान की रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी सियासी और इक़्तिसादी मसाइल हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है कि अपनी पावर को वो प्रोजेक्ट कर सके एशिया पैसिफिक के अंदर, या डिप्लोमेटिकली उसका इतना वज़न हो कि वो एशिया पैसिफिक पे असरअंदाज जो है वो हो सके। हाँ, इतना जो है उनको दिलचस्पी है पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि वो चाहते ये हैं कि अफ़गानिस्तान टेररिज्म का मरकज़ ना बने। इसके लिए वो उन्हें पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ से अफ़गानिस्तान की मॉनिटरिंग भी वो करते हैं और करेंगे, और उसके अलावा पाकिस्तान की सपोर्ट उनको ज़रूरत पाकिस्तान होगी। के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर जी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, वो जो है वो होगा। और उसके बाद जो ये इसलिए उनको दिलचस्पी है, दूसरा उनको दिलचस्पी ये है कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ये ना फैले। तो उसके लिए जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, जो ये चीज़ें रोकती है। फिर ये है कि पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अमेरिका का कंट्रीब्यूशन रहा है और वो अब भी जारी रहेगा। और इस सिलसिले में जो है अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जितनी पाकिस्तान की ट्रेड अमेरिका के साथ है किसी सिंगल कंट्री के साथ नहीं है। अच्छा। और उसमें दोनों को, अमेरिका को भी दिलचस्पी है, पाकिस्तान को भी जो दिलचस्पी है। तो एक दोस्त मुल्क के तौर पे तो रहेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का दारोमदार बाहर के ज़राओं पे रहेगा, जब तक पाकिस्तान की इक़्तिसादियात अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती, उसका जो सफारती वज़न है वो कम हो जाता है। और उससे उसकी वजह से जो है अमेरिका के लिए उन ममालिक की तरफ तो जो अहम हो जाती है जो उनके एजेंडे को फ़रोग़ देने में मदद दे सकें। तो इनमें डिफरेंसेस तो रहेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में मुस्बत और मनफी इंटरेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ चलेगा, लेकिन यह है कि ना पाकिस्तान अमेरिका को छोड़ेगा मुकम्मल तौर पे और ना अमेरिका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे छोड़ेगा। ठीक है रसूल बख्श साहब, आपकी नज़र में इलाक़ाई सूरत हाल में पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है? उस मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पे है कि हम किस मंज़िल की तरफ चलते हैं बहैसियत एक कौम, बहैसियत रियासत। इस वक्त दुनिया में जो किसी मुल्क की अहमियत का मियार है वो किसी जुग्राफियाई मेल वक़ूअ के हवाले से नहीं है, अस्करी क़ुव्वत के हवाले से भी नहीं है, और इस हवाले से भी नहीं है कि सलामती के अमूर में वो मुल्क किस हद तक किसी दूसरे मुल्क की इयानत कर सकता है, मदद कर सकता है। क्योंकि पूरा एक जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है दुनिया का वो तब्दील हुआ है। ठीक है। और इस वक्त जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के ज़राए हैं, वो भी अक्सर तब्दील हो चुके हैं। करेंसी अहमियत की तब्दील हो चुकी है। वो करेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की, बरामदात, आपकी सॉफ्ट पावर, कल्चरल पावर, और किस हद तक आप इतना अच्छी सोसाइटी है कि दुनिया से लोग आपके पास आते हैं, जो हमारे पास इन चीज़ों की कमी नहीं है। तो कितना आप मुस्तहकम है, कितना अच्छा
मुल्क हैं कि लोग आपको देखने के लिए आते हैं। मैं तो तुर्किया की मिसाल देता हूँ कि जब भी दुनिया में कोई बहुत बड़ा कोई वाक़या हो रहा होता है तो सबसे दुनिया का एक्सपेंसिव इश्तिहार वो इस्तांबुल के हवाले से तुर्किया की तरफ से आता है। क्यों कि 40, 50, 60 बिलियन डॉलर तक वो उससे बनाते, हम उससे भी कहीं ज़्यादा बना सकते थे, हमें वो सलाहियत थी। तो अमेरिका के साथ बात करें, यूरोप के साथ बात करें, वो बात आप पुराने जो हवाले हैं उनके 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 हवालों से नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान में ये था, मशरक़ वस्ता में ये था। अब ये होगा कि रसूल बख्श साहब, इन सब से हटकर जो जुल्फ़ी बुखारी साहब एक्टिव हुए हैं, क्या अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है जैसा कि पीटीआई चाह रही है? मेरा नहीं ख्याल है कि मुदाखलत होगी, किसी सूरत में नहीं होगी। ये इनकी खुशफहमी है, अगर इस खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहें, मैं नहीं समझता। लेकिन एक और बात ज़हन में ज़रूर रखें कि जितनी देर तक जो कैदी नंबर 804 हैं जेल में रहेंगे, वो एक इंटरनेशनल उनकी जो इमेज है, उनकी शख्सियत है, उनके बारे में बातें हैं, वो ज़्यादा होती रहेंगी और हुकूमत के लिए एक ज़्यादा मुसीबत पैदा होगी। मुदाखलत कोई मुल्क नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदरूनी हालात। ठीक है, आप कह रहे हैं पीटीआई की खुशफहमी और ऐसी किसी मुदाखलत की आप तवक्को नहीं कर रहे अमेरिका की जानिब से। इम्तियाज़ कुल साहब, लेकिन पीटीआई की इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? क्या स्ट्रेटजी है कि इल्ज़ाम भी अमेरिका पर लगाया कि हमें निकाला गया और तवक्कुआत भी अमेरिका से ही वाबस्ता की जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो तवक्कुआत अगर वाबस्ता हैं वो इसी रियलिटी की बुनियाद पे है कि अगर इतने ज़ोर शोर से इमरान ख़ान की मुखालफत की डोनाल्ड लू ने और उनके साथियों ने, और जिसकी वजह से सदर बाइडन ने बातचीत नहीं की इमरान ख़ान के साथ बतौर वज़ीर आज़म, तो उसी बुनियाद पे अब कहा जा रहा है कि हम दोबारा एंगेज करेंगे। उनकी तवक्को है कि अमेरिका ही उन उमूर का सद्देबाब करे जिनकी वजह से आज इमरान ख़ान जेल में है। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, अपने इल्ज़ाम से पीछे हटते भी दिखाई दिए बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ ने बाद में कहा कि नहीं वो देखिए वो बात इल्ज़ामात नहीं, उसमें देखिए हमें चीज़ों को खलत मलत नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर, जो सुपर पावर का सदर था, उसने 1 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज ट्वीट के ज़रिए कहे थे। उसी सदर ने फिर दिसंबर 2019 में हमारे वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि हमें आपकी मदद चाहिए तालिबान के साथ बातचीत करने में। तो बैनुल-अक़वामी सियासत या दो मुल्कों के दरमियान सियासत जो है वो, उसमें कोई यू टर्न वगैरह जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हर मुल्क अपने कौमी मफाद के मुताबिक इक़दामात करता है। और इसी वजह से आपने देखा कि अप्रैल 2022 में जनरल बाजवा के अपने ख़यालात थे और इमरान ख़ान की सोच उनसे मुख्तलिफ थी। ये तो उसमें जो मैं बताना चाह रहा था कि ये कोई हवा में बातें नहीं हैं। अब बाकायदा जो पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें बिज़नेस प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान एक अलायंस के ज़रिए, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अलायंस उन्होंने बनाया। उसके ज़रिए ट्रंप की टीम के साथ वो बाकायदा राब्ते में रहे और उन्होंने बाकायदा उनको ब्रीफ किया कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूक इंसानी के हवाले से, अदलिया की सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि हम आपका केस, इस पे हमदर्दाना गौर करेंगे। जिसके बाद इन तमाम कई हज़ार लोग हैं, अगर लाखों में नहीं है, उन्होंने फिर ट्रंप को वोट देने का फ़ैसला किया। ठीक है, आप कह रहे हैं उस जब बाद ट्रंप को वोट देने का फैसला किया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ट्रंप वाइट हाउस पहुंचते हैं तो उनकी तरजीहात क्या होंगी। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है स्मोक की, जो बन चुकी है एक रोग, एक वबाल जान है, और इससे निमटने के लिए पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, क्या वो काफ़ी हैं, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके और बड़े शहर इस वक्त स्मोक की लपेट में है। हुकूमत की जानिब से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मार्केट्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं और पब्लिक पार्क्स सब कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या ये सब कुछ बंद कर देने से स्मोक ख़त्म हो जाएगी? आप ये तमाम तरीक़ेकार अपना रहे हैं स्मोक से बचाव के, लेकिन स्मोक की रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा हुक्मरानों से सवाल है और इसके लिए करना क्या चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, बच्चों का इतना हर जोर है, मार्केट्स आप बंद कर रहे हैं, मईशत के जो हालात हैं वो पहले ही आपके सामने हैं और पार्क, पब्लिक प्लेसेस सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन जो करना चाहिए वो आप क्यों नहीं कर रहे? स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम क्यों नहीं कर रही है हुकूमत? स्मोक जो है ये हंगामी बुनियादों पे नहीं आई। एग्जैक्टली ये हर साल आती है और अक्टूबर और नवंबर के करीब ये धुएं और धुंध का मिलाप है, जिससे आपकी फ़ज़ा अबतर होती है, इससे सांसों की बीमारी जन्म लेती है। ये बड़ी ख़तरनाक रुझान है। देखिए, आपने जिन इक़दामात की बात की है, इस तरह की सूरत हाल के अंदर इक़दामात पहले होते हैं और वो हम देखते हैं कि माजी के अंदर भी इश्तेहारात आते हैं माहौलियात के हवाले से, लेकिन इक़दामात नहीं होते। और वो जो दफ़ा 144 का नफाज होता है कि जितने जाके पकड़ दकड़ शुरू कर लो, जिन फसलों के अंदर आग लगी है या जहाँ पर भट्टों में धुआं निकल रहा है, वहाँ पर उसका सद्भाव नहीं होता, लेकिन पकड़ दकड़ के नतीजे में वहाँ के जो एहलकार हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो अपनी जेब में गर्म करनी शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि चूँकि सीनियर मिनिस्टर हमारी जो है वो माहौलियात की वज़ीर भी है, वो इस हवाले से काफ़ी टची हैं, उन्होंने इक़दामात किए हैं, ऐलानात किए हैं, ये किस हद तक नतीजा खेज है ये देखना होगा। लेकिन बात ऐलानात और बयानात तक तो महदूद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब साहिबा अपने इलाज के लिए बाहर चली गई हैं, आवाम को यहाँ यही है कि आप बीमारियों में झोंक के इंडस्ट्रीज चली वालों गई को हैं। आप पहले से एक कैंपेन शुरू करें, और ये कैंपेन शुरू करने का वक्त ये नहीं होता कि आप अक्टूबर नवंबर में करें, इससे पहले कि ये एक मुसलसल इस पे एक मरबूत एक बेतबली बननी चाहिए, इंडस्ट्रीज वालों से मिलना चाहिए और ये सारा काम दुनिया के अंदर देखें कि वहां पर उन्होंने टावर्स लगा दिए हैं कि वहां पर माहौलियात का मसला पैदा नहीं होता। यहाँ टावर्स क्यों नहीं लग खतरनाक सकते? रुझान है, यहाँ खास तौर टावर्स पे क्यों बच्चों नहीं के लग हवाले सकते? से। यहाँ टावर्स क्यों नहीं लग सकते? देखें, ये टावर्स बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन ये कोई इतना मामूली अमल नहीं है, या ये खासे इस पे अखराजात होने हैं, हुकूमत करे इसके लिए, ये तो आम आदमी का इशू है। अपने और इलाज आम पर आदमी के खासे issues पे अखराजात करने के लिए अगर आप लोग बाहर जा सकते हैं तो आवाम के लिए बर आप वक्त इतने इक़दामात अखराजात क्यों किए नहीं जाए, कर तब पाते? इस रुझान से निकल पाएंगे। इस वक्त जो इक़दामात किए जा रहे हैं, ये इक़दामात बहुत पहले होने बर चाहिए वक्त इक़दामात से क्या मुराद ली जाए? स्मोक तो हर साल आनी है और अब जैसे समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस है, वैसे अब स्मोक वेकेशंस भी हमें नजर आ रही हैं डॉक्टर साहब, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा इसका, क्या वजह है? कि ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिनका जो ये फैसला करते हैं उनका तो ये मसला नहीं है स्मोक, उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस स्मोक से। लेकिन डॉक्टर साहब, यही मुतासर तो वो भी हो सकती है, हैं? इससे किस काम से तो मुतासर नहीं, हो वो सकती है। उनके इलाज बंदोबस्त करवाने काफ़ी बाहर होते हैं। चले नहीं, जाएंगे। उनके बंदोबस्त होते हैं, घरों में लगे हुए होते हैं, जो एयर सफाई प्यूरीफायर, एयर क्लीनर्स लगे हुए होते हैं, ये उनके दफ्तरों में हर चीज़ सूरत मौजूद होती है। यही ये रह गया हमारे पास हुकूमत तो जो है ना, हुकूमत का तो एक पुराना स्टाइल है, यानी इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, अब हमेशा हुकूमतें जब भी कोई मसला आता है पाबंदियाँ लगा दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, बाहर निकलने से बंद कर दो। आपके यहाँ पेंडेमिक आया था जो है कोविड-19, उस वक्त एकदम से लाहौर बंद कर दिया था, फिर उसके बाद दोबारा फैसला हुआ कि लाहौर बंद नहीं करना है, और उस पर इतनी तनकीद हो रही थी कि बंद कर देना चाहिए वो। तो ये जो बंद करना है इससे नहीं है, इससे मसले हल नहीं होते। बैठ के एक तो दुआ करें अल्लाह से कि बारिश हो जाए, क्योंकि हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं। तो कर सकते हैं, कितना वावेला था हुकूमत तो नहीं कर सकती। पिछली हुकूमत में जब निगरान सेटअप आया था, देखिए, तब भी एक और आर्टिफिशियल चीज रेन की गई जो थी। खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कही थी कि इंडिया मशरकी पंजाब है, देखिए, वहाँ से वो भी है। मशरकी पंजाब का कंट्रीब्यूशन 30% से ज़्यादा नहीं है, 70% के हम जिम्मेदार हैं। उसमें आप ट्रैफिक को अपने यहाँ देखें, माहौल को देखें, और ये तैयारियां पहले से करनी होती हैं। नवंबर जब हमारे सर पे पड़ती है तो फिर पाबंदियां ही लगती है ना। आप पहले से प्लान करें कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हम इसको किस तरह डील करना है। लेकिन ह्यूमन वेलफेयर तो हमारा कंसिडरेशन है नहीं ना, क्योंकि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके तहत आप पॉपुलेशन को देखिए, पॉपुलेशन आपकी इतनी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करें। पॉपुलेशन कंट्रोल हम करते नहीं हैं। ईरान पाकिस्तान से ज़्यादा मजहबी मुल्क है, वहाँ पॉपुलेशन मैनेज हो गई है। बांग्लादेश में पॉपुलेशन मैनेज हो गई है, वो भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन मैनेज नहीं। फिर आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोगों की मोटरें हैं, लोगों के मोटरसाइकिल हैं,
सड़कों पे इतनी चल रही है, धुआं है, और सिर्फ धुंध डॉक्टर है, साहब रिक्शा पंजाब है। में 2,50,00,000 छोटी बड़ी गाड़ियां हैं जो यौमिया 8 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9 करोड़ लीटर डीजल जलाती हैं, तो फिर हमारी फजा का ये हाल तो ये होना होगा ही है। तो, बिल्कुल बिल्कुल। रसूल बख्श साहब, इसमें हमने सुना था एक आर्टिफिशियल रेन कर दी जाए तो उससे भी मामला बड़ी हद तक सेटल डाउन हो जाते हैं, मसला हल हो जाता है, तो किस बात का इंतजार कर रही है हमारी हुकूमत? आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कर रही? इतना आसान नहीं है वो। देखें और इस्लामाबाद की कि, सूरत हाल भी बता दें। ये किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही है, अपना इक़्तिदार मुकम्मल करने का इंतज़ार कर रही है। दुनिया में ये मसाइल हैं, उन्होंने किस तरह से हल किए हैं कि अमेरिका में गाड़ियों की कमी है, फैक्ट्रियों की कमी है, संतों की कमी है, शहरों की कमी है, कोई कमी नहीं है। बरतानिया में, यूरोप में, हर जगह के ऊपर किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको फ़ज़ा आलूदा नज़र आती ही नहीं है, साफ नज़र। क्यों? कि जहाँ पैदा हो रही है आलूदगी आप वहाँ ख़त्म करते हैं, उनके असबाब का तदारुक करते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो करते हैं, ये एक पॉलिसी होती है, फ्रेमवर्क होता है कि आपके पास देखें, आप लाहौर में ये जो रिंग रोड है उसके ऊपर आप चले जाएं, हम कई दफ़ा गए हैं पहले, आजकल का मुझे मालूम नहीं है, कि वहाँ पे जो वो संते हैं उसकी सरिया बनाने वाली ये स्टील की खुला वहाँ पे धुआं निकल रहा है। मुल्तान में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, हर जगह के ऊपर ये इस किस्म की भट्टियाँ जल रही हैं। और शहरों के अंदर ये किंचित रक्शे कि जी हम फैक्ट्रियाँ बंद करें। अभी ख़बर थी कि 100 कोई गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ सिर्फ लाहौर में काम कर रही हैं। अब क्यों इजाज़त देते हैं इनको? ट्रैफिक का अलहदा मसला है, और फिर ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ कितना। आप देखें, जब तक कि आप कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि दुनिया में दुकानदारों के बारे में ये जो हमारी पॉलिसी है ऐसी नहीं होती। आपने उनको पैम्पर किया हुआ है कि अमेरिका में मार्केट से आप लोगों को पूछे कब बंद होती हैं, क्या उनकी बिज़नेस ख़त्म होगी? चलो वहाँ दूर ना जाएं। आप ये देखें कि श्रीलंका में और इंडिया में किस वक्त दुकानें बंद होती हैं? 6 बजे 7 बजे तक बंद हो जाती हैं, आप 10 बजे तक बंद करते हैं। तो अगर 10 बजे तक लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में शहरों में मौजूद थी, और उसको अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, ये पहले आप तारीख़ में देख लें किसने ख़त्म किया था? वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ख़त्म किया था। अब दोबारा उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाजमी है अगर आपने मुल्क को स्मॉग से बचाना है। और फिर आपकी जो सनती पॉलिसी है कि इन्वायरमेंट में आपके मिनिस्टर्स हैं, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, और शहरों के लिए आपके हर पास इंस्पेक्टर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, अब क्यों नहीं कुछ करते? ये तो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इंतजार अगर कर रहे हैं तो तबाही का कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी की जरूरत है और आपको होमवर्क करने की जरूरत है। इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब स्मोक सीजन आएगा फिर हम इक़दाम करेंगे। इम्तियाज गुल साहब, हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? देखिए, स्मॉग का मसला सबसे ज़्यादा पंजाब में आता है, लाहौर में आता है। वहाँ पे पंजाब में कोई 11,000 ईंटों के भट्टे इस वक्त चल रहे हैं। क्या उन पे काम बंद कर दिया गया? क्योंकि उसमें कोयला भी चलता है, उसमें प्लास्टिक भी, और उसमें रबर जो स्क्रैप होता है वो भी जलाया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ट्रक है, चाहे बस है, वो डीज़ल पे चलती है। क्या जो आपने लॉकडाउन किया उस दौरान इन गाड़ियों की नकलो हरकत आपने बंद की? इसके अलावा जो स्टील री रोलिंग मिल्स हैं जिनका जिक्र अभी रसूल बख्श रईस साहब कर रहे थे, क्या उन्हें तो 3-4 दिन के लिए बंद किया गया? ये जो पकड़ धकड़ वाली बात है ना कि जो फसल जलाने की जो खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसका इक्विपमेंट भी जब्त कर लेंगे, यानी कितनी थकी हुई सोच है ये कि उसको बजाय जुर्माना करने के आप उसके जो ज़राए रोज़गार हैं, उसका इक्विपमेंट है काश्तकार का, वो भी उससे ज़ब्त कर लेंगे। क्यों? कि फिर पुलिस वाले को आप पैसे दे के उससे छुड़वाएंगे। इसमें बुनियादी तौर पे एक बड़ा शदीद क्राइसिस है पाकिस्तान में, जो कि बाबुओं के ज़रिए चल रहा है, अफसर शाही के ज़रिए चल रहा है। आप इस्लामाबाद में देख लें, इतना सरसब्ज़ ये शहर होता था, यहाँ पे I9 I10 में उसमें स्टील के और मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं। सुबह हम जब 8-9 बजे देखते हैं तो उसके ऊपर पहले ही एक बादल सा बना होता है जहाँ जो स्टील की और मार्बल की फैक्ट्रियों से उठ रहा होता है। इवन यहाँ पे कुछ नहीं कर सके, तो जब तक टेक्नोक्रेट्स यानी माहिरीन को ये काम हवाले करके
निशानदेही करके उनके हवाले न किया जाए, उस पर अमल दरामद भी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। ये पकड़ धक्कड़ बंद कर दो, वो कर दो, इससे कुछ नहीं होना। आपको सोर्स पे जाना है, जो ज़राए हैं स्मॉग के या इसकी एयर पोल्यूशन के, उसको आपको जब तक ज़रिए तक नहीं पहुंचेंगे, ये महज अलामात का इलाज करना नहीं काफ़ी, बल्कि आपको मर्ज़ की तरफ जाना होगा। आपको लगता है मर्ज़ हुकूमत है की वो कि तरजीहात हमारा में है कि हम बाबू इससे अफसर जो छुटकारा है, हासिल कर लें? हुकूमत की तरजीहात में है इससे छुटकारा हासिल करना? नहीं, हुकूमत की तरजीहात में क्या होगा? आप जो हुक्मरान घराने हैं उनके घरों में एयर क्लीनर्स लगे होते हैं। आप इस वक्त मरी चले जाएं तो हुक्मरान घराने के घर में ना आपको पता चलता है कि गर्मी का मौसम है, ना आपको पता चलता है सर्दी का मौसम है। वो अलग थलग बैठे होते हैं, कभी वो जेनीवा पहुंच जाते हैं। तो वो उनकी तरजीहात में नहीं है। ये कौम नहीं बना रहे हैं, ये एक हुजूम को प्रोमोट कर रहे हैं, क्योंकि हुजूम होगा तो इनके अपने अल्ले तल्ले जारी रहेंगे, इनकी अयाशियाँ जारी रहेंगी। ये जो कर्ज़ों के पैसों पे ये शाहाना अंदाज़ हुकूमत है, ये जारी रहेगा। यहाँ पे पॉल्यूशन जैसे, आवाम की सेहत जैसे जो गंभीर मसाइल हैं, वो इनकी तरजीह में शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो आवाम की सेहत आप तरजीहात में दिखाई नहीं दे रही, और आप ये कह रहे हैं कि पकड़ धक्कड़ ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इससे मसले का हल तो मुमकिन नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।